गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है? कैसी चल रही है पढ़ाई? गुड इवनिंग। अच्छे से चल रही है ना पढ़ाई भाई आप लोगों की? इस एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो रेगुलरिटी है, कि आपको रेगुलर रहना है एग्जाम तक। बीच में जो है वो, चाहे आपका जो भी टाइम है, जितना भी टाइम पढ़ रहे हैं उतना रेगुलर पढ़े, बीच में ब्रेक नहीं लें। क्योंकि ब्रेक यहाँ पर जो है वो आपको, ब्रेक लेते हैं अपन थोड़े टाइम के लिए लेकिन वो लंबा हो जाता है। इस वजह से शुरू से एक चीज़ ध्यान रखें, इसमें कंटिन्यूटी जो है वो सबसे मेजर रोल है। जब भी सिलेबस बड़ा होता है वहाँ पर कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। जैसे सीए फाइनल है या फिर ये असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब है, इनके अंदर जो है वो कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अब लगातार पढ़ते रहिए, लगातार करते रहिए ना। नमस्ते जी, नमस्ते। जैसे जैसे पढ़ोगे, जितना जितना पढ़ोगे उतनी ज़्यादा क्लियरिटी आती जाएगी, धीरे 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 धीरे। कंटिन्यू वही चीज़ 2 बार पढ़ोगे तो दूसरी बार में और कुछ समझ आएगा, तीसरी बार में और कुछ समझ आएगा। कंटिन्यूटी यहाँ बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और आप असिस्टेंट प्रोफेसर के जो भी विद्यार्थी हैं उनसे, उनमें ये उम्मीद नहीं कर सकते हम कि हम आपको बाहर से मोटिवेशन दें। क्योंकि ये जो बाहर से मोटिवेशन देने वाला, ये जो वो एक जो बेवकूफ़ या लेबर क्लास है, उसके लिए बाहर से मोटिवेशन दिया जाता है कि हाँ ये करना है, ये करना है, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के। आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद समझदार हैं, नेट वगैरह किया है तो आप समझदार है। तो आप समझदार आदमी को ज़्यादा मोटिवेट, ज़्यादा क्या, बिल्कुल भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें कभी ये ना माने कि मैं ये कर रहा हूँ मेरे माता पिता के लिए, मेरे फैमिली के लिए। नहीं, सबसे पहले ये जो आप काम कर रहे हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, वो खुद के लिए कर रहे हैं। ये चीज़, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। क्योंकि जो भी, अगर आपका इसमें पर्सनल बेनिफिट दिखेगा, सीधा पर्सनल बेनिफिट दिखेगा, तो आप उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो पाओगे। तो ये जो आप तैयारी करते हो, जो भी जितनी भी मेहनत कर रहे हो ना, वो किसी के ऊपर एहसान नहीं है, खुद के ऊपर एहसान कर रहे हो, ये चीज़ मान के चलें। और रेगुलरिटी कंटिन्यू रखें ना। और मोटिवेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समझदार आदमी के लिए मोटिवेशन कोई काम की चीज़ नहीं है। समझदार आदमी खुद अपना फायदा और नुकसान समझता है। और आप सब जो है वो उस कैटेगरी के अंदर है जो खुद का फायदा नुकसान समझते हैं। इस वजह से आपको इस चीज़ के अंदर, इस पर्टिकुलर वैकेंसी के अंदर रेगुलरिटी जो है वो सबसे की रोल रखेगा। कि जितना आप रेगुलर पढ़ेंगे, बड़ा सिलेबस के अंदर हमेशा ही जो वो रेगुलरिटी बहुत मायने रखती है। नमस्ते जी, नमस्ते। शुरू करें अपना। और एक एबीएसटी के जो भी स्टूडेंट हैं उनको नेक्स्ट मंडे से कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो भी साथ शुरू करेंगे, 6 से 7:30 या 5:30 से जो भी टाइम रखेंगे। 1.5 घंटे अगर ये रखेंगे अपन स्टेट्स या क्यूटी जैसे जो भी है, तो उसके साथ 1.5 घंटे की जो अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग भी रखेंगे। क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा समय लगेगा, अपन इसको फास्ट जो वो नहीं कर सकते। तो साथ साथ अपन वो भी शुरू करेंगे। क्लियर है? तो थोड़ा सा जो वो सतर्क रहिएगा, हमेशा जो वो अपना बेस्ट। जब आप एग्जाम देने गए और उस दिन आपको, आपके मन में ये भाव हुआ ना कि यार मैं जितना कर सकता था उतना मैंने कर लिया, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, आप 100% जो है वो क्लियर करोगे। और दूसरी चीज़, मन के अंदर कभी भी एग्जाम क्लियर के लिए मत रखिएगा टारगेट, एग्जाम टॉप करने का ही टारगेट रखिएगा। और टॉप अपने में से ही आना चाहिए, आप में से ही आना चाहिए, नहीं तो पिटोगे। क्लियर है? तो हमेशा जो कोशिश कीजिएगा कि फर्स्ट रैंक ही लेके आनी है। तो शुरू से तैयारी जो वो उसी तरीके से रखिएगा। और
कोई भी बुक मिले, कहीं पे भी आपको लगे कि भाई इनके अलावा अगर आपके पास समय मिल रहा है, तो आपको तो सिर्फ समझदार होने की जरूरत है। आप मार्क्स हमेशा ये चीज ध्यान रखिएगा कि मार्क्स कहाँ बढ़ाए जा सकते हैं। जैसे अगर किसी का पेपर थर्ड वीक है तो पेपर थर्ड के ऊपर थोड़ा और ज्यादा समय देके पेपर थर्ड के ऊपर जो वो ध्यान देके और ज्यादा मार्क्स बढ़ा सकता है। या फिर जैसे इसमें से पर्टिकुलर कोई एक सब्जेक्ट के अंदर, सब्जेक्ट वाले एक पेपर के अंदर जो आपको लगता है कि इसके अंदर थोड़ा और ध्यान देंगे तो और ज्यादा मार्क्स बढ़ाए जा सकते हैं, तो वहां पर और ज्यादा ध्यान देना है। जैसे कुछ सब्जेक्ट है जो आपने काफी अच्छे से कर रखे हैं, जिसमें से आप 50 में से 45 आपको लगता है कि क्वेश्चन सही कर ही लोगे, तो उसके अंदर आप ज्यादा भी मेहनत करोगे तो 2 क्वेश्चन ही बढ़ा पाओगे, जैसे 45 से 47 हो जाएंगे, क्योंकि 3 क्वेश्चन का मार्जिनल एरर नॉर्मल रहता है। इसकी बजाय एक कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसमें 50 में से 30 ही सही हो रहे हैं, तो उस पर थोड़ा और ध्यान दोगे तो 30 से आप 40 पहुंच पाओगे, तो वहां पर आप 10 मार्क्स का जो है वो बढ़ा पाओगे। हाँ, पेपर थर्ड के अंदर जो है, तो पेपर थर्ड भी है जो कंटिन्यू रखिए ना, उसको भी रेगुलर रखते जाइए, और जैसे कुछ चीजें जो याद करने लायक उनको याद करते जाइएगा। समझ आ रही बात? जैसे कि लोक देवता वगैरह जो है, या फिर जिनसे क्वेश्चन फिक्स आते हैं, प्रजामंडल से, राजस्थान एकीकरण से, जिनसे क्वेश्चन फिक्स आते हैं, सिलेबस और प्रीवियस पेपर, ये दो चीजें आपके पास प्रिंट आउट रहनी चाहिए, और उसको आप बार बार देखो ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। शुरू करें भाई रिग्रेशन एनालिसिस। अपन इसको थोड़ा सा पीडीएफ से धीरे धीरे ही पढ़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर कुछ चीजें और भी बाकी है जो अपने को बात करनी है। रिग्रेशन एनालिसिस, देखो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनको आप बार बार पढ़ोगे ना तो आपको ये चीजें याद हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे रिग्रेशन का जो है वर्ड का मतलब क्या है। रिग्रेशन वर्ड बना है प्रोग्रेशन का जस्ट ऑपोजिट। प्रोग्रेशन का मतलब होता है प्रोग्रेस करना, आगे जाना। रिग्रेशन का मतलब पीछे जाना, टू मूव बैकवर्ड, गोइंग बैक। और स्टेट्स के अंदर हम यहाँ पर कहते हैं टू रिटर्न टू मीन वैल्यू, जो मीन वैल्यू वहां तक पहुंचने को हम क्या कहते हैं, रिग्रेशन कहते हैं। पहली बार यूज किसने किया था? फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। शायद एबीएसटी के अंदर ये क्वेश्चन था कि किसने दिया था। तो यहाँ पर आपको क्या होता है, कंपेरेटिव साथ साथ ध्यान होना चाहिए कि वहां पर कोरिलेशन के अंदर क्या कहा जाता है कि सबसे अच्छा काम किसने किया, तो फ्रांसिस गैल्टन, और उसके अलावा कार्ल पियर्सन है। यहाँ पर जो वो पहली बार काम किसने किया है, तो फ्रांसिस गैल्टन ने किया 1877 के अंदर, और उसका रिसर्च पेपर था रिग्रेशन टुवर्ड मेडियोक्रिटी इन हेरिडिटी स्ट्रक्चर। मतलब कि ये जो फादर और सन जो है उनकी हाइट के ऊपर उन्होंने रिसर्च किया था, और उसके उसमें उन्होंने क्या किया था, रिग्रेशन के बारे में बात की थी। Regression is used to establish relationship between two sets of related variable. As such, it is a bivariate analysis. यूनिवेरिएट के अंदर क्या होता है, जिसके अंदर एक ही वेरिएबल हो, जैसे कि हाइट है, उसी की स्टडी कर रहे हैं, तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन वगैरह जो है वो क्या है, यूनिवेरिएट है। कोरिलेशन और रिग्रेशन, इसके अंदर क्या होते हैं, दो वेरिएबल होते हैं, इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, बाईवेरिएट वेरिएबल जो वो कहा जाता है। मैथमेटिकल मेजर ऑफ एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन ए सीरीज ऑफ टू और मोर वेरिएबल इन टर्म ऑफ ओरिजिनल यूनिट ऑफ डाटा अंडर स्टडी। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो भी बताया जाता है, जैसे कोरिलेशन जो है, एक अपन ने क्वेश्चन पढ़ा था, जैसे एबीएसटी के अंदर एक क्वेश्चन था जिसके अंदर कंपैरिजन के लिए कौन सा इस्तेमाल होता है, जिसके अंदर एक कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन था, एक कोएफिशिएंट ऑफ क्वांटाइल डेविएशन था, और जिसका आंसर जो उन्होंने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन माना था, जबकि ऑप्शन डी एक ऑल ऑफ द अबव था। उसका आंसर डी ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए, क्योंकि बाकी बुक के अंदर जो कोएफिशिएंट वर्ड जो वो रिलेटिव टर्म के लिए ही यूज होता है, और उसका जो है अगर कोई ऑब्जेक्शन लगाता लगाया होगा तब तो वो जो है वो चेंज भी हुआ होगा। अब उनके फाइनल आंसर की और मार्क्स आने के बाद ही वो चीजें पता चलेगी। तो ये क्या करता है, ओरिजिनल यूनिट जो भी है उसके अंदर जो अपना आंसर देता है, जबकि कोरिलेशन जो वो क्या करता है, रिलेटिव टर्म में, क्योंकि वो -1 से +1 तक चलता है। एक ईएफएम के अंदर क्वेश्चन था जिसके अंदर की कोरिलेशन कौन सा हो सकता है, जिसमें लिखा था -0.3 +0.7 +1 इस तरीके से, और नीचे ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव था, -1 से +1 तक चलता है। और ये क्या करता है, ओरिजिनल यूनिट ऑफ डाटा जो भी है उसके अंदर देता है। ओरिजिनल यूनिट ऑफ डाटा मतलब जैसे कि वो बताता है कि भाई एडवर्टाइजमेंट 2000 करेंगे तो वो ये 1 या ऐसा नहीं बताएगा कि ये 2000 एडवर्टाइजमेंट करोगे तो सेल इतना होगा, तो वो ओरिजिनल यूनिट के अंदर जो आपको आंसर देगा। नाउ ए डे वी यूज वर्ड एस्टिमेटिंग लाइन, जो रिग्रेशन लाइन है उसकी बजाय हम क्या करते हैं, एस्टिमेटिंग लाइन जो वो वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि एस्टिमेटिंग ये काम क्या करता है
एस्टिमेशन का काम करता है, इस वजह से ये जो है वो ज़्यादा क्लेरिफाई करता है इस नाम को, रिग्रेशन को। टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन रिग्रेशन, independent variable also known as regressor, predictor और explainer। dependent variable aka मतलब also known as regressed, predicted और explained variable। ये नाम जो है वो याद होने चाहिए क्योंकि कभी पूछा जा सकता है इनसे छोटे छोटे क्वेश्चन। आप हमेशा ये चीज ध्यान रखिए कि आप जो एग्जाम देने वाले हो वो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम देने वाले हो, तो जो लेंथी चीजें हैं उनके अंदर ज्यादा पढ़ने के बजाय चैप्टर की ऐसी चीजें जो जिनसे एमसीक्यू आसानी से बनाया जा सकता है वो वाली चीजें आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। जैसे कि ये इसका नाम किसने दिया था, ये कब आया था, किसने इसको एक्सप्लेन किया था, वगैरह वगैरह। जैसे मल्टीपल रिग्रेशन है, आगे मल्टीपल रिग्रेशन की बड़ी बड़ी इक्वेशन है, उसके अंदर ज्यादा फंसने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसका एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन बनना बहुत ही मुश्किल है। और अगर बन भी पाया तो एक आध जो है वो बन पाएगा, और जो भी बहुत रेयर है, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बहुत रेयर है। और फिर उसके अंदर अगर अपन ज़्यादा समय व्यर्थ करें उसके बजाय अगर हम ऐसी चीज़ों में ज़्यादा टाइम लगाए जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो हमेशा ये ध्यान रखना है। और आपको इसकी वजह, इसके लिए आपको हमेशा पेपर जो है वो साथ में रखना है। जैसे ही चैप्टर हो उसके प्रीवियस ईयर के किस तरीके क्वेश्चन आए, या फिर जो चैप्टर चल रहा है उस वक्त भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किस तरीके से आए पीछे वाले पेपर में, वो आपको कंटिन्यू देखते रहना है। रिग्रेशन एनालिसिस का मेनली काम क्या है, एक तो एस्टिमेट करने में काम आता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो वो बताता है, फ्यूचर प्लानिंग के अंदर काम आता है, इकोनॉमिक फोरकास्ट जैसे कि कितना क्या होगा उसका एस्टिमेशन के लिए काम आएगा। यूजफुल नॉट ओनली फॉर 2 वेरिएबल बट आल्सो फॉर 3 और इवन मोर, 3 या 3 से ज़्यादा के लिए भी काम में लिया जा सकता है। 3 वेरिएबल होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्राई वेरिएट, TRI और ट्राई वेरिएट। और बाकी 2 या 2 से ज़्यादा जो भी है उनको सबको हम क्या कहते हैं, मल्टीपल रिग्रेशन और या फिर मल्टीपल वेरिएट। डिफरेंस बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। डिग्री एंड नेचर ऑफ रिलेशन, मेजर्स द डिग्री ऑफ कोवेरियंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल। ये क्या बताता है, डिग्री बताता है कि भाई दोनों एक साथ किस तरीके से वेरी करते हैं, किस तरीके से चलते हैं। उस रिलेशन को, उस रिलेशनशिप की डिग्री जो है वो कौन बताएगा, को रिलेशन बताएगा। समझ आ रही बात। और यहाँ पर वो क्या बताएगा, नेचर बताएगा। नेचर मतलब कि किस तरीके से एक दूसरे को इफेक्ट कर रहा है, और वो ये जो है वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन जो वो एस्टेब्लिश करता है। इस वजह से वर्ड यूज क्या होता है यहाँ पर, नेचर, और यहाँ पर वर्ड क्या यूज होता है, डिग्री। ये जो है वो क्या बताएगा, डिग्री, कि भाई ये दोनों एक दूसरे एक साथ किस तरीके से चल रहे हैं, उनकी क्लोजनेस जो है वो क्या है, वो डिग्री जो वो ये बताएगा। ये डिग्री बताएगा, उसके साथ साथ नेचर भी बताएगा, वो एक दूसरे से किस तरीके से रिलेटेड है, किस तरीके से एक दूसरे को इम्पैक्ट कर रहे हैं वो भी बताएगा। इस वजह से हम क्या कर पाते हैं, इसमें एस्टिमेट कर पाते हैं। इसमें हम एस्टिमेट नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, कोरिलेशन एस्टिमेट नहीं कर पाता, लेकिन एस्टिमेट करवाने में मदद कोरिलेशन जरूर करवाता है। समझ आ रही बात। रिग्रेशन के जब हम BYX और BXY वगैरह देखते हैं तो उसके अंदर R जो है वो यूज होता है। तो ये प्रिडिक्ट तो नहीं कर पाता है, लेकिन प्रिडिक्ट करवाने में मदद जरूर जो वो कोरिलेशन करता है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, यहाँ पर इस तरीके का कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन जो वो नहीं बताया जा सकता, वहां पर जो अपन क्या कर सकते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन जो है वो बता सकते हैं। यहाँ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन के लिए हमने एक चीज पता की थी, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेंट जो है कि एक जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से कितना इम्पैक्ट आ रहा है, जिसके अंदर अपन एक्सप्लेन वेरिएंस, अनएक्सप्लेन वेरिएंस वगैरह देखे थे। वो चीजें यहाँ भी देखी जाती है, रिग्रेशन के अंदर भी देखी जाती है कि भाई अपन जो है वो मानते हैं कि भाई ये एक दूसरे से इम्पैक्ट हो रहे हैं, कॉज एंड इफेक्ट, लेकिन वो कितना कॉज एंड इफेक्ट होता है वो उसके लिए हम यहाँ भी एक्सप्लेन वेरिएंस और अनएक्सप्लेन वेरिएंस जो उनको चेक कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पर कोई भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, यहाँ पर जो वो इंडिपेंडेंस है। तो BXY क्या है, X ऑन Y है, और BYX जो है उसका मतलब क्या है, Y ऑन X है। BXY मतलब कि बीच में ऑन ही लगाना आपको, XY मतलब कि X ऑन Y, YX मतलब कि Y ऑन X। BXY और BYX जो है वो हमेशा बराबर नहीं होंगे, लेकिन एक सिचुएशन है जहां BXY और BYX जो बराबर होंगे, वो कौन सा होगा, परफेक्ट कोरिलेशन। चाहे परफेक्ट पॉजिटिव हो चाहे परफेक्ट नेगेटिव हो, दोनों केस के अंदर जो ये इक्वल होंगे, अदरवाइज जो वो ये अलग अलग रहेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ ओरिजिन, ये ध्यान रखिएगा, चेंज इन ओरिजिन से जो कोरिलेशन भी इंडिपेंडेंट है और रिग्रेशन भी इंडिपेंडेंट है, लेकिन चेंज इन स्केल से ये तो इंडिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। चेंज इन ओरिजिन मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू सब में ऐड करो या लेस करो, तो
इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कोरिलेशन पे, और न उस पे फर्क पड़ेगा रिग्रेशन में। लेकिन अगर एक कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई या डिवाइड करूं तो कोरिलेशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रिग्रेशन में उसका क्या होगा, इम्पैक्ट आएगा। मीनिंगफुल प्रिडिक्शन यहाँ पर समझिएगा, मे बी नॉनसेंस। कई बार क्या होता है, कोरिलेशन जो बताता है वो क्या होता है, नॉनसेंस होता है, मतलब उसका एक्चुअल में कोई मतलब नहीं होता है। और वहां पर इस तरीके का नॉनसेंस जो किस तरीके से कुछ भी नहीं होता। नॉनसेंस का मतलब क्या है, जैसे कई बार पूरा का पूरा जो वो रैंडम है, बाय चांस ही आया है, उनके जो क्लोजनेस है वो पूरी की पूरी बाय रैंडम या बाय चांस आई है, तो भी जो वो ये क्या बता देगा, कोरिलेशन बता देगा। तो वो क्या होगा, नॉनसेंस कोरिलेशन। जबकि वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वहां कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन होगा तभी होगा। ये क्या करेगा, टेस्ट ऑफ क्लोजनेस ऑफ टू और मोर वेरिएबल। और वो क्या करेगा, मेजर द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ रिलेशन, किस तरीके से एक दूसरे को इम्पैक्ट कर रहे हैं और कितना इम्पैक्ट कर रहे हैं, वो जो है वो रिग्रेशन बताएगा। और इस कारण वो क्या कर पाएंगे, हम उसकी मदद से हम क्या कर पाएंगे, प्रेडिक्शन कर पाएंगे। यहां तक में कोई डाउट हो तो बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एजम्पशन ऑफ रिग्रेशन। यहां तक क्लियर है। तो एक बार इसको नोट से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये रिग्रेशन और मल्टीपल रिग्रेशन जो है, इनके अंदर छोटी छोटी बातें हैं, उसको अपन एक बार पूरा नोट से आराम से पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक का। एजम्पशन ऑफ रिग्रेशन ये अपन ने पढ़ा नहीं था, इस वजह से इसको अपन यहाँ पर समझते हैं। पहला तो लीनियर और एडिटिव, ये इनके नाम जो है वो ध्यान रखिएगा। जैसे पिछले बार ईएफएम के अंदर एक पूछा गया था कि ये उसका दूसरा नाम क्या है, तो लीनियर या एडिटिव रिलेशनशिप। लीनियर और एडिटिव रिलेशनशिप अपने को पता है कि भाई चेंज इन ओरिजिन और स्केल को ग्राफिकली, ग्राफिकली नहीं, उसमें तो क्या है, जैसे ये सीरीज है, ये जो भी सीरीज है, जैसे जो भी सीरीज दे रखी है, ये जैसे एक्स दे रखा और ये वाई दे रखा है, ये 1000 है, ये 1200 है, ये 1200 है, ये 1500 है, 1500 है, ये 1800 है, ये इस तरीके से। अगर इनके अंदर मान लीजिए कोई एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर दी जाए, के और के, तो इस के को ऐड किए बिना इनका जो कोरिलेशन निकलेगा, और इस के को ऐड किए के बाद में जो इन सीरीज का कोरिलेशन निकलेगा ना, वो क्या होगा, सेम होगा। अगर मल्टीप्लाई करें अपन के को, जो वो मल्टीप्लाई करें, के को प्लस नहीं करें और मल्टीप्लाई करें इनको दोनों सीरीज के अंदर, तो उस केस के अंदर कोरिलेशन तो सेम रहेगा, कोरिलेशन तो सेम रहेगा, लेकिन रिग्रेशन जो वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। समझ आ रही बात। तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन तो दोनों है, लेकिन इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल जो सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। एजम्पशन ऑफ रिग्रेशन, पहली जो है वो क्या है, लीनियर और एडिटिव रिलेशनशिप। एडिटिव या लीनियर रिलेशनशिप क्या है, कि हम ये मानते हैं कि सजेस्ट दैट ए चेंज इन रेस्पॉन्स वाई ड्यू टू चेंज इन वन यूनिट ऑफ एक्स इज कांस्टेंट। मतलब कि इनके बीच जो चेंज का रेशियो है वो क्या है, कांस्टेंट रेशियो है। इनके बीच चेंज का रेशियो जो वो क्या है, कांस्टेंट रेशियो। जो हमने कोरिलेशन के अंदर भी देखा था कि जैसे प्राइस के अंदर 10% इंक्रीज होता है, तो 1.5 गुना जो उसमें 15% इंक्रीज होता है, उसमें 20% होता है, तो इसमें 30% चेंज होता है। इस तरीके का लीनियर रिलेशनशिप। लीनियर रिलेशनशिप होगा तो क्या होगी, लाइन है जो वो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन जो वो बनेगी। सिंपल रिग्रेशन की इक्वेशन जो वो इसी कारण ही बन पाती है, ये जो है रिग्रेशन इक्वेशन किस कब बन पाती है, जब लीनियर रिलेशनशिप हो तभी बनती है, अदरवाइज ये जो लीनियर इक्वेशन नहीं बनती। तो हमारी पहली एजम्पशन ही क्या है, कि हम मानते हैं कि इनके बीच में क्या है, जो वेरिएबल है उनके बीच क्या है, लीनियर रिलेशनशिप है। मतलब कि उनके बीच कांस्टेंट रेशियो एक तरीके का चेंज का। नो, ये नो लिखा है ना, इसको नोट्स में देख लीजिएगा ना, कहीं आपको कंफ्यूजन नहीं हुई। नो ऑटो कोरिलेशन, ये थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। देयर शुड बी नो कोरिलेशन बिटवीन द रेजिडुअल टर्म। रेजिडुअल वर्ड का मतलब क्या, रेजिडुअल का मतलब है इट इज द एरर बिटवीन ए प्रिडिक्टेड वैल्यू एंड ऑब्जर्व वैल्यू। वो कह रहा है कि हमने जो जैसे प्रिडिक्ट किया, या इसको ग्राफ के हिसाब से नहीं देखते हैं, जैसे कि ये x था और ये y था। अब x जैसे 1000 था, तो हमने y प्रिडिक्ट किया। ये जो हमारा प्रिडिक्शन था वो था कि
इस टाइम में 12,000 होगा, जबकि एक्चुअल में यहाँ पर y जो वो कितना है 13,000 है। तो ये कहता है कि ये जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है, ये जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है और ये जो वैल्यू एक्चुअल वैल्यू, इन दोनों के बीच में कोई भी तरीके का कोरिलेशन नहीं है। रेजिडुअल का मतलब क्या, इट इज द एरर बिटवीन द प्रिडिक्टेड वैल्यू एंड ऑब्जर्व एक्चुअल वैल्यू। जो आपने ऑब्जर्व की है और जो आपकी प्रिडिक्टेड है, उन दोनों के बीच में किसी भी तरीके का कोरिलेशन जो है वो नहीं है। उसने कहा कि ये जो थोड़ा बहुत चेंज आता है ना, वो बाय चांस आता है, रैंडम रीजन से आता है, ऐसा नहीं है कि इनके बीच में कोई भी तरीके का कोरिलेशन जो है वो बनता है। उसके बाद में तीसरा है नो मल्टी कॉलिनरिटी। ये समझिएगा थोड़ा सा, ये क्या है, मल्टी कॉलिनरिटी का मतलब क्या है, वेन एवर एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज हाईली कोरिलेटेड विथ वन और मोर ऑफ द अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि हम जो है वो क्या देख रहे हैं कि बारिश, पूरा एक शायद गलत लिखा है, रेनफॉल और क्रॉप जो है उसका डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई कितनी बारिश होगी और उसके हिसाब से कितनी फसल होगी। तो रेनफॉल अपने लिए क्या है, एक तरीके से इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हम चेक करें कि रेनफॉल के हिसाब से क्रॉप के ऊपर क्या जो है वो इम्पैक्ट आता है। अब ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, हम ये यहाँ पर हमारी ये एजम्पशन होगी कि ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये किसी और से अफेक्ट नहीं होता। जैसे रेनफॉल जो वो क्या होता है, टेम्परेचर से इम्पैक्ट होता है कि भाई टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो रेनफॉल ज्यादा होगी, टेम्परेचर कम होगा तो उसके इसके अंदर रेनफॉल कम होगी। तो नो मल्टी कॉलिनरिटी का मतलब क्या है, मल्टी कॉलिनरिटी होती कब है, वेन एवर एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज हाईली कोरिलेटेड वन विथ वन और मोर ऑफ द अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हम ये मानते हैं कि ये किसी और अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ जो वो किसी भी तरीके से कोरिलेटेड नहीं है। क्लियर है। उसके बाद में जो अपना तीसरा आता है, सॉरी तीसरा नहीं, दो तीन हो गए, चौथा होमोस्कैडेसिटी। समझिएगा ये मतलब द स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस ऑफ द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल अबाउट रिग्रेशन लाइन आर कांस्टेंट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद इन द रिग्रेशन सैंपल ऑफ द डाटा। समझिएगा ये जैसे अपनी रिग्रेशन जो है वो, ये जो अपनी रिग्रेशन लाइन है और ये जो एक्चुअल वैल्यू है वो वैल्यू जो वो मान लीजिए इधर और इधर, इधर इस तरीके से। तो ये क्या मानता है, होमोस्कैडिसिटी मतलब क्या कहता है कि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये क्या है, इनसे इक्वल डिस्टेंस पे है। ये इनसे क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब कि इनका वेरिएंस जो वो क्या है, कांस्टेंट है। समझ आ रही बात। ऐसा नहीं है, हेट्रोस्कैडेसिटी नहीं है, मतलब कि एक पॉइंट इधर आ गया और एक पॉइंट इधर आ गया, इस तरीके से नहीं। ये कहता है कि भाई ये जो रिग्रेशन लाइन है, इसके जो पास में पॉइंट है, वो पॉइंट जो है उनके बीच में वेरिएंस जो वो क्या है, इक्वल है। मतलब कि इनके बीच का जो गैप है, इनके बीच का जो फर्क है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ये मानेंगे हम। द स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस ऑफ द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए डिपेंडेंट वेरिएबल अबाउट रिग्रेशन लाइन आर कांस्टेंट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद इन द रेंज ऑफ सैंपल डाटा। जो भी सैंपल डाटा लिए है उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से जो भी हमने डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू प्रिडिक्ट की है ना, वो रिग्रेशन लाइन से क्या करेगी, कांस्टेंट वेरिएंस रखेगी। मतलब कि एक फिक्स तरीके का वेरिएंस है जो रखेगी। ऐसा नहीं है कि कोई पॉइंट जो वो बहुत ऊपर चला गया या कोई पॉइंट जो बहुत नीचे चला गया। जिसमें डाउट आता रहे वो पूछते रहिएगा ना। और नॉर्मलिटी, ये क्या कहता है, एजम्पशन रिक्वायर्ड दैट द रेजिडुअल फॉर्म द मॉडल शुड बी नॉर्मलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। वो कह रहा है कि ये जो रेजिडुअल है, रेजिडुअल का मतलब क्या पढ़ा था आपने, यहाँ जो पढ़ा था ये एरर बिटवीन द प्रिडिक्टेड वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड एक्सपेक्टेड वैल्यू। ये कह रहा है कि ये जो रेजिडुअल वैल्यू है ये क्या करेगी, क्या बनाएगी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो वो क्रिएट करेगी। उसके अलावा ये दो छोटे छोटे और है, मेनली ये पांच जो वो इनको कहा जाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। पहला जो है वो क्या कहा जाता है, लीनियर और एडिक्टिव रिलेशनशिप। दूसरा नो ऑटो कोरिलेशन। तीसरा जो नो मल्टी कॉलिनरिटी। और उसके बाद में होमोस्कैडिसिटी और नॉर्मलिटी। ये तो पांच जो वो मेन इसके एजम्पशन माने जाते हैं। और ये दो छोटे छोटे एजम्पशन और अलग अलग बुक्स में लिखे। द डिपेंडेंट वेरिएबल y इज ए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल वेयर इज द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x इज ए फिक्स्ड वैल्यू एंड आर नॉट रैंडम। ये कह रहा है कि जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है
उसकी तो वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है, और वो कोई भी तरीके से नॉट रैंडम है। जबकि जो डिपेंडेंट वेरिएबल आएगी ना, उसकी वैल्यू क्या होगी, दो चीजें होगी, एक तो कंटिन्यूस होगी और रैंडम होगी। कंटिन्यूस होगी और उसकी वैल्यू जो वो रैंडम होगी। और लास्ट है द वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल कैन नॉट बी estimated for a value of an independent variable lying outside the range of values in a sample data। अगर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो जो सैंपल डाटा, उस सैंपल डाटा से ही बाहर है, इस तरीके की कोई वैल्यू है, तो उस केस के अंदर उसके लिए हम जो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू जो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, पता नहीं कर पाएंगे। तो डिपेंडेंट वेरिएबल को हम उसके हिसाब से इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कब प्रिडिक्ट कर पाएंगे, हम तभी प्रिडिक्ट कर पाएंगे जब इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू जो वो क्या है, सैंपल डाटा के बीच में है या सैंपल डाटा के अंदर ही आ रही है। अगर सैंपल डाटा से ही बाहर जा रही है तो उस केस के अंदर हम डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू नहीं पता कर पाएंगे, क्योंकि हमारी जो रिग्रेशन लाइन और इक्वेशन वगैरह जो सारी बना रहे हैं वो सैंपल डाटा के हिसाब से बना रहे हैं। फिर एक आध वैल्यू जो उसके बाहर चली जाए तो उस केस के अंदर हम उसको जो प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? तो ये जो है वो आपको याद होने चाहिए। पांचों के सॉरी टोटल 7 हो गए। 5 जो है वो लीनियर और एडिक्टिव रिलेशनशिप, नो ऑटो को रिलेशन, नो मल्टीकोलिनरिटी और होमोस्कैडिसिटी, नॉर्मलिटी, और ये डिपेंडेंट वेरिएबल जो कंटिन्यूस और इस तरीके से होगा, और इंडिपेंडेंट जो फिक्स वैल्यू बताएगा। और उसके अलावा डिपेंडेंट वेरिएबल को हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो रेंज से आउटसाइड बाहर रहेगा। लास्ट वाला देखो, ये क्या कह रहा है कि जो सैंपल अपन ने लिए, जैसे ये डिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यू हमने ली है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल की जो ये डिपेंडेंट वेरिएबल के जो भी सैंपल लिए हैं, और उसके बाद में हमने क्या किया, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के जो सैंपल लिए, इसके बाद में अपन ने क्या किया, इसके हिसाब से अपन ने इसको प्रिडिक्ट किया है। क्लियर है? ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से हमने क्या किया, इसको प्रिडिक्ट किया। तो अगर इस सैंपल डाटा के अंदर कोई भी वैल्यू है तो उसके हिसाब से तो हम क्या करेंगे, इसको प्रिडिक्ट कर पाएंगे। लेकिन कोई वैल्यू अगर इस सैंपल डाटा से ही बाहर की वैल्यू है तो इसके बेसिस पे हम जो है वो ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू जो प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल कैन नॉट बी एस्टिमेटेड फॉर ए वैल्यू ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल लाइंग आउटसाइड द रेंज ऑफ वैल्यूज इन द सैंपल डाटा। जो सैंपल डाटा की रेंज है उससे अगर कोई बाहर की वैल्यू है तो उस केस के अंदर उसके लिए हम जो ये वाला प्रिडिक्शन नहीं कर पाएंगे डिपेंडेंट वेरिएबल का। ये इनकी एजम्पशन है कि हम मान के चल रहे हैं कि भाई हम जो वो रेंज सैंपल डाटा की जो रेंज है उसी के अंदर जो उन्हीं के लिए हम क्या करेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू प्रिडिक्ट कर पाएंगे। क्लियर है यहाँ तक का? उसके बाद में आता है लीनियर रिग्रेशन। द वैल्यू ऑफ एक्स वेरिएबल एंड वाई वेरिएबल आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ पेपर, स्कैटर डायग्राम, और फिर एक जो है वो सॉरी 2 लाइनें जो अपन बनाएंगे जो उन डॉट से इक्वल डिस्टेंस के बीच से होती हुई निकलेगी, इस तरीके की 2 लाइनें बनाएंगे। दीज आर नाउन एज रिग्रेशन लाइन। इनको अपन जो रिग्रेशन लाइन कहते हैं या एस्टिमेटिंग लाइन भी जो कहते हैं। इफ दीज लाइन्स आर स्ट्रेट द रिग्रेशन इज नोन एज लीनियर। अगर ये स्ट्रेट है, जो कि अपन एजम्पशन ही मानते हैं कि भाई ये स्ट्रेट है, तो उस केस के अंदर ये क्या होगा, रिग्रेशन होगा। द इक्वेशन ऑफ दीज स्ट्रेट लाइन्स आर कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ये ध्यान रखिएगा, इनको क्या कहा जाता है, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि पिछले बार के अंदर उसका बना था डिस्पर्सन के अंदर की फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिस्पर्सन जो कौन सा कहलाता है या उसके अंदर किस किस चीज का इस्तेमाल होता है। तो ये जो इक्वेशन बनती है रिग्रेशन लाइन की, उसे हम क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इसका जो नाम क्या है, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन, जैसे पिछले वाले पेपर के अंदर जो ABST वाले के अंदर ये क्वेश्चन था डिस्पर्सन का था कि डिस्पर्सन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर जो वो उसमें किस किस का इस्तेमाल होता है। उसके बाद में रिग्रेशन लाइन, लाइन ऑफ रिग्रेशन y ऑन x और x ऑन y, इस तरीके से 2 लाइनें बनती है। ये चीज ध्यान रखिएगा। ये जो वो इस कौन से सिद्धांत पे बनती है, ये लाइन जो बनती है वो किसके ऊपर बनती है, लिस्ट स्क्वायर पे बनती है। लिस्ट स्क्वायर का मतलब क्या है कि जो ये वैल्यू आपने कैलकुलेट की है और जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है, उन दोनों के डिफरेंस का अगर स्क्वायर कैलकुलेट करोगे तो वो क्या होगा, मिनिमम होगा। और जो आपने वैल्यू कैलकुलेट की है और जो आपकी वैल्यू एक्चुअल है, उन दोनों का अगर डिफरेंस जो है उसका समेशन करोगे, सिर्फ उनका स्क्वायर नहीं करके सीधा समेशन करोगे तो वो 0 आएगा।
जिस तरीके से अर्थमेटिक मीन है वैसा वैसा सेम ये इस तरीके की इसकी एजम्पशन रहती है, मतलब कि ये इस तरीके के इसके कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। ये किसके हैं? लीस्ट स्क्वायर के। ये जो लीस्ट स्क्वायर का मतलब भी क्या है कि जो आप एस्टिमेटेड वैल्यू है और जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है उन दोनों का गैप जो है उनका समेशन करोगे तो आपका जीरो आएगा, और उनका स्क्वायर करके उसका समेशन करोगे तो ये मिनिमम आएगा। यहाँ पर y के हिसाब से, यहाँ x के हिसाब से, x ऑन y मतलब कि x की वैल्यू जो आपने प्रिडिक्ट की और x की एक्चुअल वैल्यू है उन दोनों का गैप जो है उनको आप उनका अगर समेशन करोगे तो जीरो आएगा, और अगर उनका स्क्वायर करके समेशन करोगे तो वो क्या रहेगा? मिनिमम रहेगा। इसे क्या कहते हैं? लीस्ट स्क्वायर जो कहा जाता है। क्लियर? ये नोट्स में अगर नहीं लिखा है तो उसको लिख दीजिएगा। दो लाइनें क्यों होती है अपन ने कल कल भी समझा था, ये ध्यान रखिएगा। दो लाइनें कब नहीं होती है, ये इसका एक एक्सेप्शन क्या होता है, जब r+1 हो, या तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है या परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है, तो उस केस के अंदर एक ही लाइन बनेगी। तो रिग्रेशन की जो लाइन दो नहीं बन के एक ही लाइन जो वो बनेगी, परफेक्ट पॉजिटिव है तो और परफेक्ट नेगेटिव है तो। अदरवाइज क्या बनेगी? हमेशा दो लाइन जो वो बनेगी। अब दो लाइनें क्यों बनती है, तो हमने कहते हैं भाई पहला रीजन तो ये है कि एक तो एक्स ऑन वाई की लाइन और दूसरी वाई ऑन एक्स है। पहले में एक्स ऑन वाई में वाई इंडिपेंडेंट है और एक्स उसके ऊपर डिपेंडेंट है। वाई ऑन एक्स के अंदर जो वो क्या है, एक्स जो वो इंडिपेंडेंट है और वाई जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। और दूसरा कारण हम ये कहते हैं कि ये जो लाइन है वो क्या होती है? बेस्ट फिट लाइन होती है। बेस्ट फिट लाइन मतलब कि ये जो डॉट होते हैं, ये जो भी हमारे स्कैटर डायग्राम के अंदर जो डॉट बनते हैं, इन डॉट से इक्वी डिस्टेंस पे एक लाइन खींची जाती है इस तरीके से। तो ये इक्वी डिस्टेंस जो वो एक तो हॉरिजॉन्टल देखे जाते हैं और एक इक्वी डिस्टेंस जो वो हम क्या करते हैं? वर्टिकल देखते हैं। एक जो वो क्या करते हैं? वर्टिकल इनका गैप देखते हैं और उनके बीच की लाइन जो खींचते हैं, इस वजह से ये दो लाइनें बनती है। ड्रॉन ऑन द लिस्ट स्क्वायर ये लिखा हुआ है ना। द डेविएशन ऑफ द वेरियस पॉइंट ऑफ एक्चुअल वैल्यूज अप टू द रिग्रेशन लाइन कैन बी मेजर्ड बाय टू वे, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। क्लियर है भाई? डाउट आए वहां पर बताते जाइए। उसके बाद में रिग्रेशन इक्वेशन एंड कांस्टेंट वैल्यू, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a+bx, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a+by हो जाएगा। अब उसके बाद में अगर कांस्टेंट वैल्यू a की बात करें तो a कैसे पता करेंगे? कांस्टेंट जो a है इज दैट पॉइंट ऑन विच रिग्रेशन लाइन टचेज y एक्सिस। ये जो रिग्रेशन लाइन जहां y एक्सिस को टच करेगी वो क्या कहलाएगा? जीरो से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा? आपका a कहलाएगा। अगर ए पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है? ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन, पॉइंट ऑफ ओरिजिन मतलब कि जीरो, ये जीरो से क्या है? ऊपर की साइड में टच हो रही है। अगर ए जो वो नेगेटिव, इसका मतलब क्या है? ये जो है वो रेग्रेशन लाइन जो है वो वाई के नीचे की साइड में टच हो रही है। माइनस में कब आएगा ये? जब ये इस तरीके से टच करेगा। ये क्या है? आपका पॉइंट ऑफ ओरिजिन। और अगर ए जो है वो जीरो है, इसका मतलब आपकी रिग्रेशन लाइन जो कहाँ टच हो रही है? वाई के जीरो पे टच हो रही है। फर्स्ट इक्वेशन ए जो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं ये अपन ने कल बात की थी। ए जो वो क्या हो जाएगा? ये ए इधर रहेगा, x-b x हो जाएगा, और वो इस तरीके से। सॉरी ये भाई इक्वेशन इसको करेक्ट कर लीजिए, ये गलत लिख दिया मैंने। x इज इक्वल टू a+by, इसको करेक्ट कर लीजिए भाई नोट्स के अंदर। y इज इक्वल टू b x हो जाएगा। ये नोट्स करेक्ट कर लीजिए भाई। कहाँ लिखा है? मैं भी करेक्ट कर लेता हूँ बुक नोट्स के अंदर। x इज इक्वल टू a+b y है और y इज इक्वल टू a+b x है। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x-b y हो जाएगा। इसको करेक्ट कर लीजिएगा। क्लियर है? तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? a-by हो जाएगा। और
अगर अपने को ए की सही वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो एक्स बार और बी वाई बार जो वो इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में जो कांस्टेंट बी है उसको हम किस तरीके से, इसको कांस्टेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू जो कांस्टेंट रहेगी, इनकी वैल्यू जो फिक्स रखेंगे अपन, जो वो एक्स और वाई की वैल्यू जो वो चेंज करेंगे। ये क्या करता है, स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन जो वो बताता है। स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्लोप कैलकुलेट करने का एक तरीका ये भी होता है, जैसे कोई भी लाइन का जो स्लोप है वो करते हैं, तो उस केस के अंदर जैसे ये है, तो उस केस के अंदर जो इसमें क्या किया जाता है, ये यहाँ से जैसे इस तरीके से बना है, तो चेंज इन वर्टिकल इसमें कहते हैं चेंज इन वर्टिकल डिवाइडेड बाय चेंज इन हॉरिजॉन्टल, ये इस तरीके से इसको स्लोप को एक और मेजर किया जाता है। वैसे ये अपने काम का नहीं है, लेकिन जैसे अपने को इस इक्वेशन का पता करना है, तो ये यहाँ से यहाँ लिया, तो ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, तो यहाँ कितना गैप आया डिवाइडेड बाय यहाँ कितना गैप आया, इस तरीके से भी एक स्लोप जो वो चेक किया जाता है। वैसे ये अपने ग्राफ वाला जो ज़्यादा काम आएगा नहीं, क्योंकि एमसीक्यू में आता नहीं है। अपने को रिग्रेशन इसी तरीके से कैलकुलेट करना है। क्लियर है। जैसे एक और लाइन है जो ये इस तरीके की लाइन है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ये यहाँ पर है, फिर क्या करेंगे ये यहाँ पर, तो ये हम क्या कहेंगे, ये वर्टिकल में कितना चेंज डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल में कितना चेंज। ये इस तरीके से लाइन का स्लोप जो वो कैलकुलेट किया जाता है। बाकी अपने ये एग्जाम के हिसाब से ये काम का नहीं है। आल्सो नोन एज रिग्रेशन कोएफिशिएंट, इसको रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी कहा जाता है। टेल अस दैट द विद चेंज इन वन यूनिट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल व्हाट विल बी द चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसकी अगर एक यूनिट के अंदर चेंज करेंगे, जैसे सीरीज के अंदर एक पॉइंट आगे जाएंगे, तो दूसरी वाले के अंदर कितना जो वो चेंज आएगा वो बताएगा। रिग्रेशन कोएफिशिएंट एक्स ऑन वाई बी एक्स वाई जिसे कहते हैं आर। फॉर्मूला अगर कभी भूलो वैसे तो उस केस के अंदर ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर पहला होगा वो यहाँ ऊपर होगा, दूसरा जो होगा वो नीचे होगा। यहाँ y है तो यहाँ पहले y होगा और x जो वो नीचे होगा। डिटर्मिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन लाइन, तो r बराबर क्या होता है अंडर रूट बी एक्स वाई और बी वाई एक्स। और अगर आर स्क्वायर कर दोगे, आर स्क्वायर जो किसका मेजर है, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेंट जो है उसके अंदर जो अगर वो करते हो, तो उस केस के अंदर ये क्या हो जाएगा बी एक्स वाई और बी वाई एक्स। इसके कुछ कंक्लूजन है कि दोनों का प्रोडक्ट, क्योंकि आर जो वो एक से ज़्यादा नहीं हो सकता, इस वजह से इन दोनों का प्रोडक्ट जो वो क्या होगा एक से ज़्यादा नहीं होगा। दूसरा, अगर एक से बड़ा है तो दूसरे को एक से छोटा होना पड़ेगा, ताकि टोटल मिला के उनका गुणा जो वो एक से कम रहे। बोथ रिग्रेशन कोएफिशिएंट आइदर वुड बी, ये चीज ध्यान रखिएगा, बोथ रिग्रेशन कोएफिशिएंट ये दोनों लाइनें जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, या तो दोनों जो पॉजिटिव होंगे या दोनों जो वो क्या होंगे नेगेटिव होंगे। अगर रिग्रेशन कोएफिशिएंट दोनों पॉजिटिव है तो उस केस के अंदर कोरिलेशन भी पॉजिटिव है, और अगर दोनों नेगेटिव है तो उस केस के अंदर दोनों ही, सॉरी, अगर दोनों बी एक्स वाई और बी वाई एक्स दोनों अगर नेगेटिव है तो उस केस के अंदर हमारा आर भी जो क्या होगा नेगेटिव होगा। In any condition, they cannot be different sign. It should be kept in mind that if both the coefficient of regression are positive, the correlation coefficient would also be positive, and if they are negative, the correlation coefficient would also be negative. ये एक एग्जांपल भी दे रखा है ताकि आपको ये याद रहे, इसमें कोई गलती ना करे। बी एक्स वाई माइनस 0.3 और बी वाई एक्स जो माइनस 2.7 है, तो उस केस के अंदर ये माइनस रहेगा। क्लियर है, माइनस माइनस को गुणा करके इसको प्लस नहीं कर दीजिएगा। फिर इसके बाद में रिग्रेशन इक्वेशन है, तो x बराबर a प्लस, तो हम ये बार बार कैसे लिखा है भाई इस तरीके से, ये यहाँ भी करेक्ट कीजिएगा भाई। पी वाई वाई इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू, गलत लिखा था, y तो सही लिखा है ना, ये करेक्ट कर लीजिए भाई, नोट्स में एक दो गलतियाँ हो गई हैं, दोनों करेक्ट कर लीजिएगा ना। रेंज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट चेक करना पड़ेगा, मैं चेक करके कल बता पाऊंगा। रेंज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो है वो मैं पढ़ के आज कल को आपको बता पाऊंगा ना भाई, ये करेक्ट कर लीजिएगा ना।
क्लियर है। फिर जो वो ए के लिए अपन ने ए का फॉर्मूला रखा, और फिर ये जो अपन इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो ये जो है अल्टीमेटली ये इस तरीके से बनेगा। क्लियर है। ये दोनों लाइनें जो वो इस तरीके से बनेगी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये जहाँ दोनों इंटरेक्ट करती है एक दूसरे को, वहाँ से एक अगर आप इस तरीके से लाइन खींचेंगे तो कहाँ पहुँचेगी, वाई एक्सिस पे वाई बार पे कनेक्ट करेगी और एक्स पे एक्स बार पे कनेक्ट करेगी। फाइंडिंग रिग्रेशन कोएफिशिएंट इन बाइवेरिएट ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये कोई काम का नहीं, एक बार देख ले, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन होता है उसी केस के अंदर आता है। ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन है अगर आपका, क्या कहते हैं उसमें, कंटिन्यूस सीरीज है, तो उस केस के अंदर जो अपन क्या करते हैं, एक बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल जो बनाते हैं, जो कि अपने एमसीक्यू के अंदर बन नहीं सकती, उसमें ये बी एक्स वाई और बी वाई एक्स इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला एक बार देख लीजिएगा बस, बाकी इसमें ज़्यादा है नहीं, क्वेश्चन नहीं बन सकता एमसीक्यू के अंदर। इफ रिग्रेशन इक्वेशन इन गिवन इन सच ए वे दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू नो विच वन इज एक्स ऑन वाई एंड विच वन इज वाई ऑन एक्स, तो उस केस के अंदर क्या कीजिएगा, एक को एक्स ऑन वाई और एक को वाई ऑन एक्स कैलकुलेट करके मान के जो कैलकुलेशन कीजिएगा और दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा। अगर वो दोनों का मल्टीप्लाई 1 से कम आ रहा है तो उस केस के अंदर तो अपन क्या है, करेक्ट है, अदरवाइज अपनी जो एजम्पशन है वो गलत है। समझ आ रही बात। दो इक्वेशन दे रखी है, लेकिन ये नहीं दे रखा है कि ये एक्स ऑन वाई है या ये वाई ऑन एक्स है। तो किसी एक को एक्स ऑन वाई मान लीजिए, किसी को दूसरी को वाई ऑन एक्स मान लीजिए, फिर जो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का गुणा कीजिए, अगर दोनों का एक से ज़्यादा आ जाता है तो गलत है, और एक से कम है तो अपनी एजम्पशन जो वो सही है। मेथड ऑफ ड्राइंग रिग्रेशन लाइन, रिग्रेशन लाइन किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। एक तो अपना क्या है, फ्री हैंड मेथड, जो कि अपन क्या करते हैं, ग्राफ जो बनाइए। एक तो तरीका क्या है कि ग्राफ बनाइए, पॉइंट प्लॉट कीजिए और उनके बीच की एक लाइन ऑफ बेस्ट फिट जो हो इस तरीके से बना दीजिए। एक तो ये फ्री हैंड तरीका, और एक मैथमेटिकल इक्वेशन जो कि क्या है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स और x इज इक्वल टू ए प्लस टी वाई, इस तरीके से जो वो कैलकुलेट कीजिए। रिग्रेशन इक्वेशन बाय मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर, रिग्रेशन जो है वो लाइन बेस्ट फिट लाइन होती है विच आर ड्रॉन विद द लिस्ट स्क्वायर एजम्पशन, दीज लाइंस में बी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन और पैराबोलिक कर्व। वैसे ये स्ट्रेट लाइन होती है, बाकी कई बार ये जो क्या बन जाती है लाइन, जो पैराबोलिक कर्व भी बन सकती है। पैराबोलिक कर्व मतलब क्या होता है, ये इस तरीके का, ये जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, पैराबोलिक कर्व जो वो कहते हैं। वैसे नॉर्मल स्ट्रेट लाइन होती है, लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन नहीं होगी तो मैक्सिमम क्या होगी, ये पैराबोलिक कर्व जो बनाएगी। और इसकी दो कंडीशन होती है, एक वाई माइनस वाई सी, जो आपके एक्सपेक्टेड वैल्यू और जो एक्चुअल वैल्यू, उन दोनों का गैप का समेशन 0 होगा, और उनका स्क्वायर करोगे तो मिनिमम होगा। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट, जैसा कि कोरिलेशन में कैलकुलेट करते हो, वैसा वैसा यहाँ भी स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट कैलकुलेट करोगे, कि ये जो आपका एस्टिमेट, आपने जो वैल्यू एस्टिमेट की है, इससे जो वैल्यू जो आपने प्रिडिक्ट की है वो कितनी रिलायबल है, कितनी भरोसेमंद है। तो कोरिलेशन के अंदर जैसा अपन प्रोबेबल एरर और स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करते हैं, वैसा वैसे यहाँ स्टैंडर्ड एरर भी कैलकुलेट किया जाता है। टू वॉट एक्सटेंट अवर एस्टिमेट आर ट्रू फॉर दिस वी कैलकुलेट स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट। देखो कुछ चीजें जो अपने को लास्ट में क्या करनी होगी, समराइज करके लिखनी होगी। जैसे एक तो आपके प्रोबेबल एरर और स्टैंडर्ड एरर, ये जो है वो अलग अलग जगह अलग अलग, जैसे कोरिलेशन के अलग है, रिग्रेशन के अलग है, इनको फिर लास्ट के अंदर जो वो साथ में लिखना पड़ेगा। एक जैसे फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का अर्थमेटिक मीन क्या है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का हार्मोनिक मीन क्या है, ये इस तरीके के जो क्वेश्चन है ना, जिनको अपन ने लास्ट के अंदर देखना, और उनसे एक दो क्वेश्चन जो सीधे सीधे पूछे जाते हैं, फॉर्मूले बनते हैं, वो वाले सारे के सारे लास्ट के अंदर एक साथ में एक सीट के ऊपर लिख के आपको प्रोवाइड कर देंगे ना। तो टू वॉट एक्सटेंट द एस्टिमेट आर ट्रू फॉर दिस वी कैलकुलेट स्टैंडर्ड एरर, जो हमने एस्टिमेट की है वैल्यू वो किस हद तक सही है, उसको पता करने के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे, स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करेंगे। सेम जैसा का जैसा हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं ना, सेम वैसा का वैसा फॉर्मूला, वहां पर x माइनस एक्स बार कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, x माइनस एक्स सी, जो x के एक्चुअल वैल्यू है और जो हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, और वाई एक्स के लिए y माइनस वाई जो है वो उसके हिसाब से समझिएगा। यहाँ पर x ऑन y का मतलब क्या है, एक्स वाई का मतलब क्या है, x ऑन y है, x का ऑन y का मतलब क्या है, y जो वो क्या है, इंडिपेंडेंट वैल्यू, और x जो वो क्या है, डिपेंडेंट वैल्यू है।
तो वैल्यू किसकी कैलकुलेट होगी, एक्स की कैलकुलेट होगी। तो एक्स की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है और एक्स की जो एक्चुअल वैल्यू है, उन दोनों का गैप का स्क्वायर समेशन डिवाइडेड बाय 9। दूसरा एक और फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला देख लीजिए एक बार, बाकी नॉर्मली मैक्सिमम टाइम जो वो ये फॉर्मूला चलता है, या ये फिर ये थर्ड वाला फॉर्मूला जो वो चलता है। क्लियर है यहाँ तक का। उसके बाद में आता है आपका एक रेशियो ऑफ वेरिएशन। वैसे ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है। रेशियो ऑफ वेरिएशन जो वो क्या कहता है कि अगर हम पता करना चाहें, रेशियो वेरिएशन इज द proportion ऑफ द चेंज इन द मीन ऑफ द डिपेंडेंट सीरीज, द proportion ऑफ चेंज इन द मीन ऑफ इंडिपेंडेंट सीरीज। अगर इंडिपेंडेंट सीरीज जो है उसके मीन के अंदर चेंज आए, तो उसके अगेंस्ट में जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी मीन के अंदर किस तरीके से चेंज आएगा, समझिएगा। जैसे कि शादी की उम्र जो है वो एक एक साल बढ़ा दी जाए, जैसे बॉयज और गर्ल्स दोनों की एक एक साल उम्र बढ़ा दी जाए, तो लड़के की उम्र तो 21 साल है और लड़की की उम्र जो वो 18 साल है, तो दोनों के एब्सोल्यूट अमाउंट में तो एक एक साल बढ़ रहे हैं, लेकिन लड़के का जो एज के अंदर आ रहा है प्रपोर्शन चेंज, वो कितना आ रहा है, एक का चेंज आ रहा है 21 साल पे, और इसका गर्ल्स का जो वो एक का चेंज आ रहा है 18 साल पे। तो ये क्या कहता है कि रेशियो वेरिएशन जो क्या बताता है, इस प्रोपोर्शन को कैलकुलेट करने में आपका रेशियो वेरिएशन जो वो मदद करता है। कैसे कैलकुलेट करते हैं, दो तरीके, एल्जेब्रिक मेथड और ग्राफिक और गाल्टन मेथड। एल्जेब्रिक मेथड के अंदर ये रेशियो वेरिएशन जो इसका परसेंटेज, ये फॉर्मूला लिखा हुआ, बाकी किस तरीके से कैलकुलेट होता है मैं सिंपल से आपको बता देता हूँ। जैसे ये आपकी एक सीरीज है, एक्स सीरीज है, और ये वाई सीरीज है। एक्स के अंदर जैसे 30, 40, 45, 50, 60, और मान लीजिए इसका एक्स बार जो वो कितना है, एक्स बार जो मान लीजिए 50 है, तो इसका क्या करेंगे, डी वाई डी एक्स परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ पर कितना चेंज आ रहा है, 50 पे कितने का आ रहा है, 20 का चेंज आ रहा है। 30 और 50 का गैप कितना, 20 का। 20 का गैप कितने पे आ रहा है, 50 पे आ रहा है, तो 100 पे कितना आएगा। यहाँ पर 40 और 50 कितना, 10 का गैप आ रहा है, कितने पे आ रहा है, 50 का गैप, 50 पे गैप आ रहा है, तो 100%। 45 और 50 में 5 का गैप आ रहा है, कितने पे, 50 पे गैप आ रहा है, तो 100 पे कितना। 10 का गैप आ रहा है 50 पे, तो 100 पे कितना। वैसा वैसा वाई का जैसे ये लिखा हुआ है, 40, 50, 70, 80, 90, और मान लीजिए वाई बार जो वो आ रहा है आपका 80 आ रहा है, तो उस केस के अंदर आप क्या कहोगे, 40 का गैप आ रहा है 80 पे, 30 का गैप आ रहा है 80 पे, और 10 का गैप आ रहा है 80 पे, 0 का गैप आ रहा है 80 पे, 10 का गैप आ रहा है 80 पे। परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए, इंटू 100 कर लीजिए। फिर क्या कर दीजिए, डी वाई परसेंटेज, ये जो भी डी वाई परसेंटेज आए हैं उसमें क्या कर दीजिए, डी एक्स परसेंटेज का भाग दे दीजिए, और ये जो है इस पर क्या कर दीजिएगा, ये यहाँ पर समेशन लगा दीजिए, इनका जो टोटल आएगा उसमें डिवाइड बाई क्या कर देंगे, एन कर देंगे। बस फॉर्मूले में जो है वो सिग्मा नहीं लिखा हुआ, इस वजह से सिग्मा मत लिखिएगा, बाकी होता है एक्चुअल में क्या करते हैं, इसको टोटल करते हैं। इसके अलावा एक ग्राफिक और गाल्टन मेथड जो और है, इसमें ध्यान रखिएगा कि ये जो फ्रांसिस गैल्टन ने दिया था, आल्सो नोन एज गैल्टन ग्राफिक मेथड जो कहा जाता है, इसने क्या कहा कि ये जो भी आपकी एक्स सीरीज है और जो भी वाई सीरीज है उसका क्या कह दीजिए, पहले तो अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कीजिए, और अर्थमेटिक मीन जो भी आता है उनका उसको क्या मान लीजिए, 100 मान लीजिए, और उनके क्या कर दीजिए, इंडेक्स नंबर बना दीजिए। अपन आगे इंडेक्स नंबर, इंडेक्स जो पढ़ेंगे तब और समझ आ जाएगा। और उसका इंडेक्स को कैलकुलेट करके फिर क्या कीजिए, इनकी लाइनें जो वो इस तरीके से खींच दीजिए दोनों के हिसाब से, और लाइनें खींच के ये जो कोई भी एक पॉइंट जो वो लीजिए, और उस पॉइंट में क्या कीजिए, ये वर्टिकल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये जो रेशियो वेरिएशन हो जाएगा, वर्टिकल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल। एमसीक्यू में क्या क्या पूछा जा सकता है, दो चीजें पूछी जा सकती है। एक तो बेस किसे माना जाता है, तो अर्थमेटिक मीन को माना जाता है। बेस को कितना वैल्यू देना है, 100 वैल्यू देना है, ठीक है, दिया किसने, गैल्टन ग्राफिक मेथड ने। और रेशियो वेरिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, रेशियो वेरिएशन वर्टिकल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। कौन सी सीरीज जो है वो उसको डिपेंडेंट मानेंगे और कौन सी को इंडिपेंडेंट मानेंगे, तो लेस वेरिएशन है उसको हम क्या करेंगे, रिलेटिव सीरीज मानेंगे, और जिसमें ज्यादा वेरिएशन उसको सब्जेक्ट सीरीज मानेंगे। सब्जेक्ट सीरीज किसे कहते हैं, डिपेंडेंट को या इंडिपेंडेंट को, पता है भाई, कौन कौन है जिसको पता नहीं है कि सब्जेक्ट सीरीज किसे कहते हैं, डिपेंडेंट को या इंडिपेंडेंट को। है क्या कोई ऐसा जिसको पता नहीं कि सब्जेक्ट सीरीज और रिलेटिव सीरीज जो किसको कहता है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट।
उसके बाद में मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन, जिसके अंदर क्या हो, ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो जिसमें दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का बिल्कुल रिलेटिव जो है डिपेंडेंट। सही है भाई, किसी को अगर नहीं पता है तो वो जहाँ पर है वहीं पर हाथ खड़ा करके खड़ा हो जाए। ये चीजें जो, ऐसा नहीं भाई रिग्रेशन पे पहुंचो तो कोरिलेशन भूल जाओ, और उसके बाद मल्टीपल रिग्रेशन पे भूल जाओ, पहुंचो तो रिग्रेशन भूल जाओ। स्टेट्स ऐसी है, स्टेट्स को अगर आपने थोड़े दिन, ये यूं समझिए कि ज्यादा पजेसिव जो होते हैं ना उस टाइप की है, अगर आप इनसे कंटिन्यू प्रेम दिखाते रहोगे तो ये आपसे कंटिन्यू प्रेम करती रहेगी। अगर आपने इसको थोड़ा सा छोड़ दिया, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, तो ये स्टेट्स आपसे मुंह फुला के बैठ जाएगी और फिर वापस जो समझने में आपको दिक्कत आएगी। इस वजह से इसे जो है टाइम हमेशा देते रहिएगा, इसमें कभी भी जो वो इस तरीके से नहीं कि इसको थोड़े दिन बाद में देख लेंगे, ये उस तरीके का नहीं है, इसको आपको कंटिन्यू देखते रहना पड़ेगा। नहीं तो ये सारे जो ईसा नवस्ती को जैसे वो अक्सर आपस में किस तरीके से लड़ते दिखते हैं उस तरीके से देखना शुरू हो जाएगा। नहीं तो इसको आपको क्या करना होगा, कंटिन्यूस चीज़ों को देखते रहना होगा। एक बार स्टेट्स पूरी हो जाए तो उसके बाद में दिन के अंदर आधा घंटा जो है या इस तरीके से रख दीजिएगा जिसके अंदर आप इसको क्या करो, कंटिन्यूस देखते रहो। नहीं, ताकि क्या होगा, एग्जाम के अंदर जब एमसीक्यू क्वेश्चन वगैरह आएंगे ना, तो अगर आपने इसको कंटिन्यूस देखा होगा ना तो उस केस के अंदर ही आपको बिल्कुल आसानी से इसके सारे क्वेश्चन जो हो जाएंगे। इसके क्वेश्चन 50 क्वेश्चन है तो उसमें 40 क्वेश्चन तो बाय कॉन्सेप्ट आते हैं जो कि आसानी से हो सकते हैं, लेकिन 10 क्वेश्चन ऐसे हैं, भाई लीड लेने के लिए तो अपने को जो बाकी कर रहे हैं उससे अपने को एक्स्ट्रा करना है, तो वो 10 क्वेश्चन जो है वो आपको इसको बार बार पढ़ने से जो आपके उसके ऊपर ग्रिप बनेगी। तो इसको छोड़े नहीं, इसको हमेशा जो थोड़ा थोड़ा देखते रहें। जैसे कि संडे आया तो उसके इसके अंदर यहाँ तक का जो भी पढ़ा उसको एक बार क्या कर लीजिएगा, रिविजन कर लीजिएगा। और ये नोट से मेरे हिसाब से ज़्यादा आपको समय लगेगा भी नहीं। मल्टीपल रिग्रेशन वैसे अपन नेक्स्ट जो मल्टीपल रिग्रेशन ही पढ़ेंगे, ईएफएम में लिखा नहीं है लेकिन फिर भी मल्टीपल रिग्रेशन उनको पढ़ना होगा, एक दो क्वेश्चन उनके जो है उनके अंदर थोड़ा थोड़ा मल्टीपल रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट आता है। वैसे मल्टीपल रिग्रेशन पर्टिकुलर से तो काफ़ी क्वेश्चन आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्वेश्चन सिंपल ही आएगा क्योंकि मल्टीपल रिग्रेशन जो बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, उतना जो एमसीक्यू के अंदर देना मुश्किल है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जो वो जरूर पूछा जा सकता है। तो मल्टीपल रिग्रेशन जो है वो वैसा का वैसा पार्शियल और मल्टीपल को रिलेशन है, दोनों साथ में कल एक बार थोड़ा देख लेंगे उसको भी। मल्टीपल रिग्रेशन अगर एक्स तीन वेरिएबल है, जैसे ये आपका x1 है, x2 है और x3 है। x2 और x3 दोनों का कंबाइंड इम्पैक्ट या साइमल्टेनियस इम्पैक्ट अगर x1 पे देखा जाए तो इसे तो हम क्या कहते हैं, मल्टीपल रिग्रेशन कहते हैं। और अगर x1 x2 और x3 है, लेकिन x3 को मान लीजिए आपने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, इसकी वैल्यू जो क्या कर दी, कांस्टेंट कर दी, और फिर x2 का x1 पे जो आप इम्पैक्ट देख रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, पार्शियल कहलाएगा। तो पार्शियल एक तरीके से तीन होते हुए भी वो क्या करता है, दो ही काम करते हैं, और मल्टीपल के अंदर तीनों ही काम करते हैं। एक बार इतना बस देख लीजिए इसको, बाकी इसको अपन पूरा नेक्स्ट मल्टीपल रिग्रेशन वाले में ही देखेंगे। प्रिडिक्शन ऑफ गेन जैसे x1 है तो उसके ऊपर दो चीजें x2 और x3 दोनों का साथ में देखना चाहते हैं तो उस केस के अंदर ये जो हमारा क्या कहलाएगा, मल्टीपल रिग्रेशन। एक बार फॉर्मूला अभी छोड़ दीजिए, अपन इसको कल ही देखेंगे, बाकी का जो वो अपन कल मल्टीपल रिग्रेशन वाले में देखेंगे। क्लियर है भाई यहाँ तक की? यहाँ तक की चीजें क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक का? एक बार वापस देखिएगा और कोई डाउट आए तो भेजते रहिएगा, और डाउट जो है वो ग्रुप के अंदर ही भेजे ताकि कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो बाकी के भी डाउट हो तो वो भी सबके ही क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, एक मैं तो सीबीएसई और ईएफएम दोनों के लिए कंबाइंड ग्रुप ही बना दूंगा, अगर स्टेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो उस केस के अंदर आप उसी ग्रुप में भेजें ताकि बाकी के भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सबके नज़र में आ जाएंगे तो वो सबका ही फायदा हो जाएगा। क्लियर है? तो भाई हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे। कल अपन जो मल्टीपल रिग्रेशन देखेंगे और मंडे से एबीएसटी के लिए जो कॉस्टिंग शुरू कर देंगे, तो स्टेट्स और उसके बाद में कॉस्टिंग जो है वो
रहे हैं। हाँ, एमसीक्यू के ऊपर जो काम शुरू कर देंगे इस संडे तक, जो एमसीक्यू आपको प्रोवाइड करवाना शुरू कर देंगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है या एफएम जो है उसके भी हैंड रिटन नोट्स के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट तक के बन गए हैं, तो उसको भी अपन जो कल अपडेट कर देंगे। तो वो हिंदी में हैंड रिटन नोट्स जो है वो भी कल तक, कैश फ्लो तक के कल अपडेट कर देंगे। बाकी आगे के जैसे जैसे बनेंगे वैसे वैसे अपडेट कर देंगे। क्लियर है? तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें। इतनी देर आपने सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।